नमस्कार साथियों। ये क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की 11वीं वीडियो है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो कि 1848 में होता है। तो साथियों, इससे पहले हम लोग द एज ऑफ रेवोल्यूशंस में बात कर चुके हैं, जुलाई रेवोल्यूशन की। इसके साथ बेल्जियम कैसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, साथ में ग्रीस कैसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। इसके अलावा हमने रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा था कि हाउ कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू डेवलप द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद हमने देखा था कि जो 1830s का दौर है, क्यों रेवोल्यूशन हो रहे हैं, कौन कौन रेवोल्यूशन कर रहा है, तो उसके लिए हमने 1830s का जो दौर था उसमें उन कारणों को ढूंढा जिसके चलते पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं, वर्कर्स रिवोल्ट कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं और जो बेरोजगार लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। तो साथियों, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि लिबरल्स रिवोल्ट क्यों कर रहे थे, ठीक है, जो कि 1848 में होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से पीड़ित किसान और मजदूर बगावत कर रहे थे, उसी समय उसी के पैरेलल जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग थे, ठीक है, वो भी क्रांति कर रहे थे, वो भी जो है बगावत और विद्रोह कर रहे थे। इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस एब्डिकेटेड द मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। ये भी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर जो मोनार्क है उसको गद्दी से हटा दिया गया, जो लुइस फिलिपे था उसको गद्दी से हटा दिया गया और जो नेशनल असेंबली थी वहाँ की उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। साथ साथ ऐसे सारे पुरुष जिनकी एज 21 साल या उससे ऊपर थी उनको राइट टू वोट दे दिया गया, साथ साथ उनको राइट टू वर्क भी दिया गया, जिसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स वहाँ सेटअप किए गए थे। तो फरवरी 1848 का ये जो इवेंट था, इसकी वजह से फ्रांस में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और फ्रांस को जो है एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। साथ साथ जितने मेल्स थे 21 से ऊपर के, उनको वोटिंग राइट दे दिया गया। In Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of liberal middle class combined their demands for constitutionalism with the national unification। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि अभी फिर से ड्यूक मेटरनिक की उस बात को याद कर लो कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि फ्रांस जब भी छींकेगा तो जुकाम किसे होगा, पूरे यूरोप को होगा। तो फ्रांस के अंदर जब मोनार्की का जो मोनार्क था उसको हटा दिया गया, मोनार्की को एब्डिकेट कर दिया गया, तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है यूरोप के दूसरे इलाकों पे तो पड़ना है, क्योंकि इस बात को ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने बखूबी कहा था, जो उसकी एक अहम स्टेटमेंट थी। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा फरवरी 1848 में जो फ्रांस के अंदर हुआ, उसका इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द यूरोप पे क्या पड़ा कि जर्मनी जो कि अभी तक नेशन स्टेट नहीं था, इटली नेशन स्टेट नहीं था, पोलैंड नेशन स्टेट नहीं था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ये भी नेशन स्टेट नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के भी जो लिबरल मिडिल क्लास के मेन एंड वीमेन हैं उन्होंने भी स्ट्रगल शुरू कर दिया और उन्होंने अपने अपने इलाकों का यूनिफिकेशन करने के ऊपर जोर दिया कि भाई नेशन बनाए जाएं, एकीकरण किया जाए हमारे इलाकों का, ठीक है। तो जर्मनी के जो जर्मन स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ये बात उठ रही है कि यूनिफिकेशन हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जैसा फ्रांस के अंदर हुआ कि अथॉरिटी जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना जरूरी है, ये डिमांड थी लिबरल मिडिल क्लास की, जिसमें महिला और पुरुष शामिल थे। और ये जो इवेंट शुरू हुआ ये फ्रांस के बाद में यूरोप के तमाम जो डिफरेंट टेरिटरीज थी वहाँ शुरू हो गया था, जिसमें जर्मन स्टेट्स शामिल थे, जिसमें पोलैंड शामिल था, जिसमें इटली शामिल था। जर्मनी और पोलैंड का यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, इटली का वो यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन ये तो एक साम्राज्य था जहाँ एक रूलर का रूल था, उसी के डोमिनेंस में सारे के सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ के पढ़े लिखे तबके के लोगों ने
ये आवाज़ उठाई कि संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, साथ साथ हमारे इलाकों का एकीकरण किया जाए. सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ February 1848 इन द रेस्ट ऑफ द यूरोप. तो मेटरनिक की बात तो फिर सही होगी कि फ्रांस में कुछ होगा तो बगावत होगी. तो बगावत हुई, लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी. चलिए, they demanded for the creation of a nation state based on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association. तो हुआ क्या? तो साथियों, हुआ ये कि जो अलग अलग यूरोप के जो तमाम इलाकों के लोग थे, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि नेशन स्टेट की जो डिमांड थी उसको उन्होंने आगे रखा. ठीक है. और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो नेशन स्टेट है, जो भी नेशंस उनके इलाके एक राष्ट्र बनेंगे, राष्ट्र राज्य बनेंगे, तो वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए. यानी जो संसदीय सिद्धांत हैं, उन संसदीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए. ठीक है. कैसे? कि एक राष्ट्र राज्य के अंदर संविधान होना जरूरी है. एक राष्ट्र राज्य के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता का होना जरूरी है. एक राष्ट्र राज्य के अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का भी आज़ादी होनी चाहिए. ठीक है. तो एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को इन लोगों ने आगे बढ़ाया. साथ साथ ये राष्ट्र राज्य कैसा होगा? तो ये राष्ट्र राज्य कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जैसे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा. ये उनकी डिमांड थी. सो दिस वाज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. ठीक है. दैट वाज हैपेंड और अकर्ड इन द ईयर 1848. साथियों, अब हम बात करने वाले हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की. ठीक है. जर्मनी के अंदर एक पार्लियामेंट का आयोजन किया जाता है और वो थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. तो उसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो क्या है इसमें? इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर come together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. 1848 का समय है साथियों. जर्मनी की हम लोग बात कर रहे हैं. क्या होता है कि जर्मनी के जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, ठीक है, यानी जो राजनीतिक संगठन थे जर्मन इलाकों के अंदर, उस दौर में जर्मनी बना नहीं था, जर्मन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, तो हर रीजन के अंदर पॉलिटिकल एसोसिएशंस होते थे. तो बड़ी संख्या में जर्मन इलाकों के अंदर जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे वो फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है. जितने राजनीतिक संगठन थे वो संगठन के लोग फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं. और क्यों इकट्ठे होते हैं? तो इकट्ठे होके इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाए और इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग हो. यानी वोटिंग के आधार पे, वोटिंग के बेस पे एक असेंबली बनाई जाए जर्मन स्टेट्स की. ठीक है. सारे के सारे जर्मन स्टेट्स के लोग इसमें वोटिंग करके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो जो है जर्मनी के लिए आगे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम करेगी. सो ये 1848 में ये हो जाता है. ठीक है. देयर मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिजन्स. चलिए ये भी देखते हैं क्या है कि ये जो वोटिंग हुई और उसके बाद जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बननी थी तो इसकी मीटिंग होगी. उस मीटिंग से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के अंदर ज़्यादातर जो दबदबा था वो प्रोफेशनल्स का था. ठीक है. बिजनेसमैन का था और जो प्रोस्परस आर्टिजन्स थे उनका इसमें अहम योगदान था. ठीक है. तो ये एक अलग चीज़ है. इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उन्हीं लोगों का दबदबा है पॉलिटिकल एसोसिएशंस के अंदर और उन्हीं लोगों का दबदबा है कहाँ? जो नई ऑल जर्मन नेशनल असेंबली चुनी गई है उसके अंदर. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 की बात है. 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. 18 मई
1848 का दिन, जगह सेंट पॉल चर्च, ठीक है, जो कि फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर था। वहाँ पे ये 831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे, निर्वाचित यानी इलेक्टेड जो प्रतिनिधि थे, ये आते हैं, ठीक है। तो 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव एक सजे धजे जुलूस में, प्रोसेशन में जाके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना जो स्थान है उसको ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये सेंट पॉल चर्च के अंदर आयोजित की गई। चलिए, ठीक है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, यानी जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तैयार किया गया इस पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और किसके लिए, कौन से स्टेट के लिए हो रहा है? तो जर्मन स्टेट के लिए, ठीक है। तो इन लोगों ने, जो कि सेंट पॉल चर्च के अंदर जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आयोजित की गई है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे एक ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसमें उस राष्ट्र का जो हेड होगा वो एक मोनार्की होगा, यानी एक राजा ही होगा, ठीक है। तो राष्ट्र की अध्यक्षता तो राजा को सौंपी जाएगी, लेकिन उस राजा को, उस शासक को संसद के अधीन ही रहना पड़ेगा, ये डिसाइड हुआ। अब यही बात फ्रांस के अंदर हुई थी। अगर फरवरी 1848 की बात देखें, फ्रांस के अंदर पेरिस में जो लोग सड़कों पे आए, उन्होंने क्या किया था? ठीक है, तो उन्होंने यही तो कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूलर को हटाया जाए, ठीक है, या फिर जो भी शक्ति पावर में आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, ठीक। तो वो ही चीज़ यहाँ जर्मनी के अंदर, उस जर्मनी में इम्पैक्ट क्या देखने को मिला उस रेवोल्यूशन का, कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में शामिल होते हैं 18 मई 1848 को, और इन लोगों ने एक संविधान का प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उसमें एक बात लिखी हुई थी कि भाई हमारे राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, यानी हमारे राष्ट्र का जो मुखिया होगा, वो एक मोनार्क यानी एक शासक ही होगा, एक राजा ही होगा, लेकिन उस शासक को संविधान और संसद के दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा। चलिए, ये इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया। अब राजा जिसे बनाने हैं उसे भी ये शर्त मंजूर होनी चाहिए। देखते हैं। When the deputies offered the crown on these terms to Friedrich Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to the elected assembly. तो इन लोगों ने क्या किया? अब इन लोगों ने अपना ये प्रपोजल, जो प्रतिनिधि थे, इन रिप्रेजेंटेटिव जो थे 831, तो इन प्रतिनिधियों ने अपना ये प्रपोजल प्रशा के राजा फेडरिक विल्हेम फोर्थ के आगे रखा और उसे ताज की पेशकश की कि भाई आप ये क्राउन लीजिए, आप इस क्राउन को पहनिए, आज से आप हमारे जर्मन स्टेट के ये है। हालांकि ये जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ है, ये प्रूशिया का रूलर है, ठीक है ना, प्रशा का शासक है। तो इसको ताज ऑफर कर दिया कि आज से आप जर्मन स्टेट के भी आप अध्यक्ष होंगे, लेकिन आपको हमारा ये प्रपोजल भी मानना पड़ेगा साथ में कि आप जो है पार्लियामेंट के दायरे में रह के काम करेंगे। तो अब फ्रेडरिच विलियम फोर्थ को ये बात पसंद नहीं आती है, वो रिजेक्ट कर देता है इन लोगों का प्रपोजल, ठीक है। सो फ्रेडरिच विलियम फोर्थ, द किंग ऑफ प्रूशिया, रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो उसने उस प्रपोजल को रद्द कर दिया, माफ़ कीजिए, उस प्रपोजल को जो है उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद में ये शामिल हो गया दूसरे मोनार्क्स के साथ। अब ये भाई साहब क्यों इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं? तो इसके पीछे साथियों सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर रूलर को कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के दायरे में रह के अगर काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी पावर के ऊपर एक कंट्रोल हो गया पार्लियामेंट का। और कोई भी रूलर उस दौर में ये चाहता ही नहीं था कि भाई उसकी पावर के ऊपर किसी का कंट्रोल हो, ठीक है, क्योंकि देवर ऑटोक्रेटिक इन नेचर, सारे के सारे निरंकुश होते थे और कोई नहीं चाहता था कि उनकी शक्ति के ऊपर किसी का अंकुश हो। तो इसलिए प्रशा के शासक फ्रेडरिच विलियम फोर्थ ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ये दूसरे शासकों के साथ ही शामिल हो गया, क्योंकि कोई भी मोनार्कियल सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहता था, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इसमें मिडिल क्लास के लोगों का बोलबाला ज़्यादा था, बिजनेसमैन थे, आर्टिजन्स थे, प्रोफेशनल्स थे, ठीक है। तो एक तरफ तो
ये जो प्रोफेशनल क्लास थी, जो बिजनेसमैन थे, ये वर्कर्स की डिमांड से खुश नहीं थे। ठीक, तो वर्कर्स की डिमांड से खुश ना होने के चलते वर्कर्स की किसी भी डिमांड को इन्होंने नहीं माना, क्योंकि वर्कर्स की सारी डिमांड इनके खिलाफ थी। तो एक तरफ तो इन लोगों ने वर्कर्स का, पीजेंट्स का, या यूँ कहें कि जो कॉमन पीपल थे उनका समर्थन खो दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि भाई जो शासक था वो भी इनके विरोध में हो गया। तो इसके चलते हुआ क्या, तो उसी चीज़ को देखते हैं कि जब फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की गई और उसने उसको उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे राजाओं का साथ दिया जो इस निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो जो कुलीन वर्ग था और जो एलिट क्लास थी वो और मिलिट्री, इनका यूज़ किया गया, ठीक है, इस संसद को भंग करने के लिए। सो ड्यू टू दिस अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी the opposition of aristocracy and military became stronger and the social basis of parliament eroded। तो इसके चलते क्या हुआ, जब रूलर ने प्रपोजल रिजेक्ट किया तो इसकी वजह से कुलीन वर्ग और सेना ने भी इन लोगों का विरोध किया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द मिडिल क्लास हु अपोज द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। और जो पार्लियामेंट थी इसमें डोमिनेंस था मिडिल क्लास के लोगों का, जो कि वर्कर्स की और आर्टिजन्स की डिमांड को का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते इन लोगों ने, यानी जो पार्लियामेंटेरियन थे, इन्होंने वर्कर्स और आर्टिजन्स का भी सपोर्ट खो दिया। मिलिट्री इनके खिलाफ हो गई, एरिस्टोक्रेसी इनके खिलाफ हो गई, ठीक है, वर्कर्स इनके खिलाफ हो गए और आपके आर्टिजन्स इनके खिलाफ हो गए। सो आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में पावर का इस्तेमाल किया रूलर ने। इन द एंड ट्रूपर्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिस्बैंड। ठीक है, आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में ट्रूपर्स यानी सैनिकों को बुलाया गया, सेना को बुलाया गया और उसके बाद इस असेंबली को भंग कर दिया गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है, भले ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो प्रभाव पड़ा उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और देखनी है। अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो डिफरेंट यूरोपियन टेरिटरीज थी वहाँ पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास अपराइजिंग कर रहा था उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वीमेंस की पोजीशन क्या थी, उनका स्थान क्या था, यानी जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसमें महिलाओं को क्या स्थान दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या निकला। The issue of extending a political right to women was a controversial one within the liberal movement, in which a large number of women had participated actively over the year। देखिए साथियों, जो लिबरल मूवमेंट हुआ था, इस लिबरल मूवमेंट जो हुआ था अलग अलग इलाकों के अंदर, तो इस मूवमेंट के अंदर विमेंस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और ये बड़ी संख्या में शामिल हुई थी और कई वर्षों से इन आंदोलनों का हिस्सा रही थी। इसके बावजूद इन लिबरल मूवमेंट्स के अंदर विमेंस के पॉलिटिकल राइट्स को लेके कभी कोई बात होती ही नहीं थी, यानी जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के संदर्भ में उदारवादी आंदोलनों के अंदर भी ज़्यादा कुछ रुझान था नहीं कि भाई महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। और ये भी है कि विमेंस ने स्ट्रगल खुद से किया, अपने पॉलिटिकल राइट्स को अचीव करने के लिए महिलाओं ने खुद से संघर्ष किया। उन्होंने खुद के अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, अपने खुद के राजनीतिक संगठन बनाए, अपने खुद के न्यूज़पेपर पब्लिश किए। ठीक है, ये पॉलिटिकल मीटिंग्स में शामिल होती थी, जितने प्रोसेशंस होते थे उनमें भी ये शामिल होती थी। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो असेंबली के जो चुनाव हुए थे उस दौरान इनके पास में राइट टू वोट था ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रांस की भी अगर बात करें, जर्मनी की अगर बात करें, तो वोटिंग राइट किसके पास था, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के पास। तो उसी चीज़ को देखते हैं। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो जब असेंबली का इलेक्शन हुआ उस दौरान इन जो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वीमेन वर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर, जो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था, उस फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर जो विमेंस थी उन विमेंस को दर्शक दीर्घा में खड़े होने का ही स्थान दिया गया था, यानी वो सिर्फ और सिर्फ
ऑब्जर्वर के तौर पे शामिल की गई और जहाँ पे ऑडियंस बैठती है उस ऑडियंस में उनको बिठा दिया गया, खड़ा कर दिया गया। तो ये महिलाओं की पोजीशन थी। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सो यस, कहाँ थे हम लोग? हाँ माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ थे, ये लाइन हो गई ना। इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वीमेंस वर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। इसको भी हमने कर लिया कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसमें महिलाओं को ऑब्जर्वर के तौर पे ही शामिल किया गया था और उनको जो है जहाँ पे ऑडियंस बैठती, जहाँ ऑडियंस के लिए जो स्टैंड था वहाँ उनको खड़ा कर दिया गया था। ड्यू टू ऑल दीज रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव रूल ग्रांट सम कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट। अभी इतने सारे जो रेवोल्यूशन हो रहे थे, अपराइजिंग हो रहे थे यूरोप के अलग अलग इलाकों में, इसकी वजह से रूढ़िवादी जो ताकतें थी उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी। जो 1848 में ये जो लिबरल यानी जो उदारवादियों के आंदोलन हुए, और इन आंदोलनों के चलते जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो आंदोलनों को ख़त्म तो कर देती हैं, दबा तो देती हैं, लेकिन वो फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाती हैं। और अब राजाओं को एक चीज़ ये समझ में आनी शुरू हो गई थी कि ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं इनको रियायत ही देनी पड़ेगी। अगर इन्हें रियायत या कंसेशन नहीं दिया गया तो क्रांतियों का दौर जारी रहेगा और हम यानी जो मोनार्क्स हैं वो उसका दमन करते रहेंगे। तो क्रांति और दमन का ये चक्र चलता रहेगा, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। कंजर्वेटिव रिजीम्स को ये बात समझ आना शुरू हो गई। इसके चलते क्या हुआ, 1848 के बाद के सालों में जो मिडल और ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी उन्होंने चेंजेस को शुरू कर दिया। ठीक है, और वो चेंजेस कैसे थे कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर वाले क्षेत्रों में रशिया के अंदर जो सर्वडम था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, सर्वडम को ख़त्म कर दिया गया और हैब्सबर्ग के जो रूलर थे उन्होंने हंगरी भी उन्हीं के कंट्रोल में था, तो हंगरी के लोगों को ज़्यादा पहले से ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी। ठीक है, उनको ऑटोनोमस कर दिया और कहीं ना कहीं ये बगावतें आगे ना हो इस चीज़ का ख्याल रखा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।